समझेंगे कि वे काम कैसे करती हैं और उनका उपयोग कहाँ होता है। याद रखिए कि इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक होती है और जानलेवा साबित हो सकती है। किसी इलेक्ट्रिकल कार्य को करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके पास उपयुक्त योग्यता और क्षमता है। काम इन्वर्टर कुछ ऐसा दिखता है। इसमें पिछले सिरे पर कुछ लाल और काले रंग के डीसी टर्मिनल और सामने की ओर एसी इलेक्ट्रिकल आउटलेट लगे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। इन्वर्टर का प्रयोग डीसी या डायरेक्ट करंट को एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट में बदलने के लिए किया जाता है। हम एक रेक्टिफायर का प्रयोग करके एसी को डीसी में बदल सकते हैं, जिसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक दिया है। हमारे घर में उपयोग में आने वाले अप्लायंसेस एसी सप्लाई पर चलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं और उन्हें एसी करंट की सप्लाई इलेक्ट्रिक आउटलेट से मिलती है। लेकिन सोलर पैनल और बैटरी जैसे उपकरणों से उत्पादित बिजली डीसी इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसलिए अगर हम अपनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसों को रिन्यूएबल स्रोतों, बैटरी बैंक या यहाँ तक कि अपनी कार से ऊर्जा देना चाहते हैं, तो हमें डीसी इलेक्ट्रिसिटी को एसी इलेक्ट्रिसिटी में बदलने की जरूरत होती है। और ऐसा करने के लिए हम इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। आपने इन्वर्टर प्रयोग कहाँ होते देखा है, या फिर क्या आप इन्वर्टर का प्रयोग करना चाहेंगे? अपने विचार और प्रोजेक्ट आइडिया आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इन्वर्टर कैसे काम करता है यह समझने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ मूलभूत बातें समझनी होंगी। तांबे की तार के अंदर हमें तांबे के अणु मिलेंगे। इन अणुओं में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अन्य अणुओं में जा सकते हैं, क्योंकि यह एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वे यादृच्छिक रूप से सभी दिशाओं से जाएंगे, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता है। हमें बहुत से इलेक्ट्रॉन्स को एक ही दिशा में गति कराने की जरूरत होती है। ऐसा करने के लिए हम तार में अलग अलग वोल्टेज प्रवाहित करते हैं। वोल्टेज एक तरह का दबाव है और वो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है। अब हम बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव सिरों पर एक तार जोड़कर सर्किट पूरा कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह चालू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के इसी प्रवाह को हम करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपने स्रोत पर वापस जाने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए अगर हम लैंप जैसी कोई चीज इलेक्ट्रॉन्स के पथ पर लगा दें, तो उन्हें उससे होकर गुजरना पड़ेगा और ऐसा होने पर हमारा काम हो जाएगा, जैसे कि लैंप का जलना। सोलर पैनल और बैटरी से प्राप्त इलेक्ट्रिसिटी को डीसी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है। यह सीधे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाती है। यदि हम बैटरी को पलट दें, तो इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा की ओर बहने लगेंगे। आप डीसी इलेक्ट्रिसिटी को एक नदी की तरह समझ सकते हैं, जिसमें पानी जैसा करंट एक ही दिशा में बहता है। इस एनिमेशन में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर दिखाया गया है, लेकिन शायद आप परंपरागत करंट देखने के अभ्यस्त होंगे, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। वास्तव में इलेक्ट्रॉन्स बस प्रवाहित हो रहे हैं। परंपरागत करंट मूल थ्योरी है और आजकल इसके बारे में व्यापक रूप से पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको दोनों तरह के करंट के बारे में पता होना चाहिए। जब हम डीसी करंट में इलेक्ट्रिकल वेव देखने के लिए एक ऑसिलोस्कोप का प्रयोग करते हैं, तो हमें पॉजिटिव क्षेत्र में अधिकतम वोल्टेज पर एक सीधी रेखा दिखती है। अगर हम बिजली की आपूर्ति बंद कर देते हैं, तो वह रेखा शून्य पर चली जाती है। अगर हम बार बार बिजली चालू और बंद करें, तो हमें शून्य और अधिकतम बिंदु के बीच एक स्क्वायर वेव पैटर्न मिलता है। अगर हम अलग अलग अवधियों में स्विच को बंद और चालू करें, तो हमें पल्सेटिंग पैटर्न मिलता है। इस इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स लगातार कभी आगे की ओर तो कभी पीछे की ओर प्रवाह बदलते रहते हैं। इसी कारण इसका यह नाम पड़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपने प्रवाह की दिशा बदलते रहते हैं। आप इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को समुद्र की लहरों की तरह समझ सकते हैं, जो लगातार ऊंची और नीची लहरों में उठती और उतरती रहती है। अगर हम तांबे की तार से वापस जनरेटर की ओर लौटें, तो देखेंगे कि यह तार कुछ तारों की कॉइल से जुड़ी है, जो जनरेटर के अंदर लगी हुई है। बेसिक जनरेटर के अंदर हमें केंद्र में एक घूमता हुआ मैग्नेट यानी चुंबक भी मिलेगा। चुंबक में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, या फिर आप इन्हें आधा पॉजिटिव और आधा नेगेटिव हिस्सा भी समझ सकते हैं। वायर में मौजूद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। जैसे कि आपको पहले ही पता होगा, चुंबक या तो धक्का देते हैं या फिर अपनी ओर खींचते हैं। ये उनके ध्रुव पर निर्भर करता है। जैसे ही चुंबक घूमते हुए जब कॉइल के पास से गुजरता है, तो चुंबक के पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर कॉइल के अंदर और साथ ही साथ कॉपर वायर से भी खींचते हैं और धक्का देते हैं। चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग हो सकती है। इसलिए जब चुंबक घूमते हुए कॉइल के पास से गुजरता है, कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में बदलाव हो सकता है। यह शून्य से अधिकतम तीव्रता पर जा सकता है, और फिर जब कॉइल का हिस्सा गुजर जाता है, तो तीव्रता फिर से शून्य हो जाती है। फिर नेगेटिव हिस्सा कॉइल के पास आ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को पीछे की ओर खींचता है। तीव्रता में कुछ बदलाव चुंबक हर एक पूरे चक्कर से यह वेव पैटर्न बनता है, जिसे साइन वेव कहते हैं।
इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज एक सी नहीं रहती है और जल्दी जल्दी शून्य से अधिकतम बिंदु पर और फिर वापस शून्य पर, फिर न्यूनतम बिंदु पर और फिर शून्य पर आती रहती है। फ्रीक्वेंसी यह बताती है कि हर सेकंड में ईसी साइन वेव कितनी बार रिपीट हुई। उत्तरी अमेरिका और दुनिया के कुछ हिस्सों में हमें 60 हर्ट्ज इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसका मतलब है कि साइन वेव हर एक सेकंड में 60 बार रिपीट होती है और चूंकि हर वेव में आधा हिस्सा पॉजिटिव और आधा हिस्सा नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब हुआ कि एक सेकंड में 120 बार चुंबक के ध्रुव में बदलाव होगा। बाकी की दुनिया में हमें अधिकांशतः 20 हर्ट्ज इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसका मतलब है कि साइन वेव एक सेकंड में 50 बार रिपीट होती है और इस प्रकार करंट में हर सेकंड में 100 बार बदलाव आता है। इन्वर्टर में कई इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं जिन्हें आईजीबीटी कहा जाता है। स्विच को चालू और बंद करने के लिए कंट्रोलर के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। ये स्विच जोड़े में बहुत ही तेजी से चालू और बंद किया जा सकता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी के बहाव को नियंत्रित किया जा सके। इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह के पथ को और विभिन्न पथों पर इसके प्रवाह की अवधि को नियंत्रित करके हम डीसी स्रोत से एसी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर सकते हैं। मैं कुछ साधारण स्विचों को अपने एनिमेशन में दिखाऊंगा ताकि उन्हें विजुलाइज करना आसान हो जाए। याद रहे कि एसी वह है जिसमें करंट अपनी दिशा बदलता है। हमने इस वीडियो में पहले देखा था कि हम बैटरी को पलटकर करंट की दिशा को उलट सकते हैं। हमें ठीक ठाक एसी सप्लाई का उत्पादन करने के लिए बहुत तेजी से बैटरी को पलटना होगा, लेकिन आसान तरीका ये होगा कि पूरे लोड पर आईजीबीटी या फोर्स स्विच जोड़ दिए जाएं, जैसे कि लैंप में होते हैं। अगर हम इन स्विचों को जोड़े में एक साथ चालू या बंद करते हैं तो हम एसी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। अगर हम स्विच 1 और 4 को बंद करते हैं तो करंट एक दिशा में बहेगा और अगर हम स्विच 2 और 3 को बंद करते हैं तो करंट दूसरी दिशा में बहेगा। इसलिए हम इस प्रक्रिया को स्वतः बार बार दोहराने के लिए कंट्रोलर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम इस प्रक्रिया को एक सेकंड में 120 बार करते हैं तो हमें 60 हर्ट्ज एसी प्राप्त होगा और अगर हम इसे एक सेकंड में 100 बार करते हैं तो हमें 50 हर्ट्ज एसी मिलेगा। क्योंकि हमारे पास लो वोल्टेज वाला इनपुट है, इसलिए हमें लो वोल्टेज वाला ही आउटपुट मिलेगा। हमारे अप्लायंस चलाने के लिए जरूरी 120 वोल्ट या 230 वोल्ट प्राप्त करने के लिए हमें वोल्टेज को उपयोगी स्तर तक ले जाने वाले एक ट्रांसफार्मर की भी जरूरत होगी। जब हम इसे ऑसिलोस्कोप के जरिए देखते हैं, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्षेत्र में एक स्क्वायर वेव मिलती है। सैद्धांतिक रूप से यह एसी है क्योंकि यह दिशा बदलती है, लेकिन यह एसी साइन वेव जैसी नहीं दिखती। तो फिर हम इसमें कैसे सुधार कर सकते हैं? याद कीजिए, जब वीडियो में पहले मैंने आपसे कहा था कि वेव फॉर्म को बदलने के लिए स्विच को हम अलग अलग गति और अवधियों पर चालू और बंद कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम ऐसा कर सकते हैं। हर साइकिल में स्विचों को पल्सेटिंग पैटर्न में कई बार तेजी से खोलने और बंद करने के लिए हम कंट्रोलर का प्रयोग करते हैं। हर पल्स की विड्थ अलग होती है, इसे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कहा जाता है। साइकिल कई छोटे छोटे खंडों में बटा होता है। हर खंड में बह सकने वाले करंट की कुल मात्रा होती है, लेकिन स्विच को तेजी से पल्सेट करके हम हर खंड में प्रवाह की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे हर खंड में औसत करंट मिलेगा जो घटता बढ़ता रहता है और हमें वेव प्राप्त होती है। इस प्रकार लोड को साइन वेव मिलती है। जितने अधिक खंड पास पास होंगे यह वेव उतनी ही स्मूथ दिखेगी। आउटपुट वोल्टेज स्विच बंद रहने की अवधि पर निर्भर करता है। तो उदाहरण के लिए खोलने और बंद करने की अवधि को नियंत्रित करके 240 वोल्ट या 120 वोल्ट का आउटपुट मिल सकता है। स्विच की अवधि नियंत्रित करके हम फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन के लिए 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज या 30 हर्ट्ज जैसे भी आउटपुट की जरूरत हो हमें मिल सकता है। तो इस प्रकार हम एक 12 वोल्ट की बैटरी लेते हैं और आईजीबीटी, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन तथा ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके इसे 120 वोल्ट या 230 वोल्ट की सप्लाई में बदल देते हैं। लेकिन यदि हमें ज्यादा पावर की जरूरत पड़ी तो हमारे पास सिंगल फेज और 3 फेज एसी इलेक्ट्रिसिटी भी है। दुनिया के अधिकतर घरों में सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है। बड़ी कमर्शियल बिल्डिंगों और कुछ घरों, खासतौर पर यूरोप में 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है। उत्तरी अमेरिका में घरों में स्प्लिट फेज इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होता है। एक सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर सिंगल फेज को 2 भागों में बांटता है, जो 2 हॉट वायर और एक न्यूट्रल होते हैं। स्प्लिट फेज इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है यह हमने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया है। नीचे दिए गए लिंक जरूर देखें। सिंगल फेज में जनरेटर से केवल एक फेज का कनेक्शन होता है, तो हमें केवल एक साइन वेव मिलती है।
लेकिन थ्री फेज इलेक्ट्रिसिटी में सभी तीनों फेजों से कनेक्शन होता है। फेज दरअसल तारों के कॉइल होते हैं जो जनरेटर में एक दूसरे से 120 डिग्री पर लगे होते हैं। इसका मतलब है कि घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र का पीक हर कॉइल में अलग समय पर होता है। इससे हमें तीन फेज मिलते हैं। प्रत्येक की साइन वेव अलग होती है और पिछली वाली से थोड़ी आउट ऑफ सिंक होती है। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिसिटी सर्किट पूरा करने के लिए हमेशा अपने स्रोत की तरफ वापस जाने का प्रयास करती है। हर फेज में करंट अलग अलग समय पर आगे या पीछे की तरफ बहता रहता है, तो हम आराम से फेजों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और करंट विभिन्न फेजों में बहने लगेगा, क्योंकि हर फेज की पोलैरिटी या ध्रुवता समय के साथ आगे या पीछे बदलती रहती है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त करंट सोर्स की तरफ न्यूट्रल में बहता है। सिंगल फेज में पीक्स के बीच बड़े गैप होते हैं, लेकिन थ्री फेज मिलकर गैप को भर देते हैं और इसलिए अधिक पावर देते हैं। बड़ी एप्लीकेशन में थ्री फेज इन्वर्टर की जरूरत होती है, जैसे बड़े कूलिंग सिस्टम में कंप्रेसर चलाने के लिए। इसमें डीसी सप्लाई रेक्टिफाई की गई थ्री फेज एसी सप्लाई होती है। इसका मतलब है कि थ्री एसी साइन वेव एक साथ मिलाकर किसी डायोड से गुजारी जाती है, जो इलेक्ट्रॉन्स को उल्टी दिशा में बहने से रोकता है। परिणाम स्वरूप रिपल डीसी प्राप्त होती है। के बाद रिपल को स्मूथ करके स्थिर डीसी सप्लाई प्राप्त करने के लिए हम कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। यह हमने पिछले वीडियोस में विस्तार से बताया है, नीचे दिए गए लिंक जरूर देखें। स्थिर डीसी को थ्री फेज एसी में बदलने के लिए हम थ्री फेज इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। इसके लिए 6 IGBT का उपयोग करते हैं। इन साधारण स्विचों को आसानी से समझने के लिए मैं इनको एनिमेशन में दिखाऊंगा और इन्हें नीचे की तरह नंबर दूंगा। थ्री फेज प्राप्त करने के लिए स्विचों को पेयर यानी जोड़े में चालू और बंद करेंगे, जिससे करंट के बहाव को सप्लाई और रिटर्न पाथ बनाने के लिए डायरेक्ट किया जाएगा। इस प्रकार कनेक्ट की हुई मोटर में ऑल्टरनेटिंग करंट मिलने लगता है। थ्री फेज सप्लाई के लिए हम स्विचों की टाइमिंग करते हैं। आइए देखें कि यह कैसे काम करता है। पहले स्विच 1 और 6 को बंद करेंगे। यह हमें फेज 1 से फेज 2 देगा। फिर स्विच 1 और 2 को बंद करेंगे। यह हमें फेज 1 से फेज 3 देगा। फिर स्विच 3 और 2 को बंद करेंगे। यह हमें फेज 2 और 3 देगा। फिर हम स्विच 3 और 4 को बंद करेंगे। यह हमें फेज 2 और 1 देगा। फिर हम स्विच 5 और 4 को बंद करेंगे। यह हमें फेज 3 और 1 देगा। फिर स्विच 5 और 6 को बंद करते हैं, जिससे हमें फेज 3 और 2 मिलेगा। यह साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है। अगर हम इसे ऑसिलोस्कोप से देखें तो हमें ऐसा वेव पैटर्न मिलेगा, तो एसी जैसा दिखेगा लेकिन थोड़ा स्क्वायर होगा। यह कुछ एप्लीकेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन सभी के लिए नहीं। तो फिर से हम साइन वेव बनाने के लिए पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का उपयोग करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के विभिन्न आउटपुट पाने के लिए हम कंट्रोलर का प्रयोग करके स्विचों को तेजी से चालू और बंद करेंगे। दोस्तों, आप अपने घर के चारों ओर देखेंगे तो आपको ऐसे कई उपकरण दिखाई देंगे जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर लगे हैं, जैसे कि बच्चों के खेलने के खिलौने, टेबल फैन, टूथब्रश, हेयर ड्रायर और इलेक्ट्रिक कटिंग चाकू। आप इसे चालू करते हैं और किसी तरह ये काम करने लगता है, पर ऐसे कैसे? इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट यानी कि चुंबक की बेसिक बातें कवर करेंगे और फिर मोटर कैसे काम करता है यह समझने के लिए इन सभी को एक साथ रखेंगे। आइए सर्किट से शुरू करते हैं। हमारे पास एक बैटरी है, कुछ वायर है और एक ऐसा उपकरण है जो बिजली का उपयोग कर सकता है, जैसे कि एक लाइट बल्ब। इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में फ्लो होती रहती है, लेकिन जैसे ही तार टूट जाता है इलेक्ट्रिसिटी बहना बंद हो जाती है और लाइट बल्ब बुझ जाता है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि सर्किट काम करे तो बस आप इतना याद रखिए कि सर्किट का रास्ता पूरा होना जरूरी है और जरूरत पड़ने पर सर्किट के रास्ते को तोड़ने या जोड़ने के लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तार से बिजली बह रही है, इसे कन्वेंशनल फ्लो कहा जाता है। अगर हम बैटरी को बाहर निकालते हैं और उसे पलट देते हैं तो करंट दूसरी तरफ से बहने लगेगा। हालांकि लाइट बल्ब अभी भी काम करेगा, लेकिन कुछ डिवाइस ऐसे भी हैं जो करंट के प्रवाह के आधार पर अलग तरह से काम करेंगे। ये थे सर्किट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल। अब हम आते हैं मैग्नेट पर। इसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है और ये मैग्नेटिक मेटल्स को खींचता है, जैसे कि ये पेपर क्लिप। यदि आप दूसरे मैग्नेट को इसकी तरफ लाएंगे तो विपरीत पोल अट्रैक्ट होंगे और सेम पोल रिपेल होंगे। जरूरी नहीं कि मैग्नेट इसी शेप का हो। उदाहरण के लिए कुछ मैग्नेट ज्यादा फ्लैट हो सकते हैं, जैसे कि ये मैग्नेट। इन मैग्नेट्स को परमानेंट मैग्नेट्स कहा जाता है, क्योंकि यह मैग्नेट्स हमेशा काम करते हैं। आप इन्हें बंद या चालू नहीं कर सकते।
यह कई छोटे छोटे मैग्नेटिक डोमेन से बना होता है जो एक ही दिशा में रहते हैं। लेकिन आगे हम ऐसा मैग्नेट भी देखेंगे जिसमें हमेशा ऐसा नहीं होता है। अब हम एक परमानेंट मैग्नेट लेंगे और बीच में एक छेद करेंगे और इसे एक ऐसी रॉड पर रखेंगे जहाँ पर यह आसानी से घूम सके। इसके साइड में एक दूसरा मैग्नेट लाने पर हम देखेंगे कि रॉड पर रखा मैग्नेट तुरंत घूमना शुरू कर देगा जब तक कि दोनों मैग्नेट्स के विपरीत पोल आमने सामने नहीं आ जाते हैं। अब अगर साइड वाले मैग्नेट को उलट दें तो सेम पोल आमने सामने आ जाएंगे और एक दूसरे को रिपेल करेंगे और विपरीत पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब अगर हम साइड मैग्नेट को बार बार उल्टा करते रहेंगे तो हमारा घूमने वाला मैग्नेट घूमता रहेगा। अभी के लिए बस ये घूमने वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए, हम इस पर जल्द ही वापस आएंगे। यहाँ पर एक मेटेलिक बोल्ट है जो मैग्नेट नहीं है। असल में ये मैग्नेटिक डोमेन से तो बना है लेकिन इसके मैग्नेटिक डोमेन विभिन्न दिशाओं में है। चलिए अब इस बोल्ट पर तार को कई बार लपेटते हैं और एक सर्किट बनाते हैं। तारों के माध्यम से बहने वाला करंट मैग्नेटिक डोमेन्स को लाइन अप कर देता है। इसका मतलब है कि हमने अभी अभी एक मैग्नेट या ज्यादा स्पष्ट तरीके से कहें तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है। ये वैसे ही काम करता है जैसे कि एक परमानेंट मैग्नेट या लोहे के टुकड़े को उठा सकता है और इसमें एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होता है जो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट इस मायने में खास है कि इसे लाइट बल्ब की तरह चालू या बंद किया जा सकता है, जबकि परमानेंट मैग्नेट के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है। अब अगर हम बैटरी को पलट दें तो इलेक्ट्रिक करंट जो पहले इस तरफ से बह रहा था वो दूसरी तरफ से बहने लगेगा। इससे मैग्नेट के पोल्स बदल जाएंगे, नॉर्थ साउथ हो जाएगा और साउथ नॉर्थ हो जाएगा। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी का बदलना कहते हैं। पर ऐसा करने का ज्यादा आसान तरीका बैटरी को पलटने की बजाय केवल तारों को पलटना है। आइए हम अपने घूमने वाले मैग्नेट पर वापस आते हैं। इस बार हम घूमने वाले मैग्नेट की जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेट रख देंगे। अब जैसे ही हम इसमें वायर जोड़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट चालू हो जाएगा और साइड मैग्नेट के पोल्स के अनुसार अपने आप को अलाइन कर लेगा। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ वायर जुड़े हैं ये इसे फ्रीली नहीं घूमने देंगे। और यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट के घूमने का कॉन्सेप्ट। अब अगर हम तारों को आपस में बदल दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स बदल जाएंगे। सेम पोल रिपेल करेंगे और विपरीत पोल अट्रैक्ट करेंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेट घूम जाएगा। तारों को फिर से बदल दीजिए और इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी फिर से बदल जाएगी और एक बार फिर सेम पोल रिपेल करेंगे और विपरीत पोल अट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर से घूम जाएगा। यदि हम इसी प्रकार पोलैरिटी बदलते जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगातार घूमता रहेगा। हम इसे ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए दूसरी तरफ एक और परमानेंट मैग्नेट लगा सकते हैं। ध्यान दें कि इस वाले मैग्नेट का साउथ पोल सेंटर की तरफ है और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल सेंटर की तरफ है। इस प्रकार साइड में लगे हुए मैग्नेट्स के तालमेल से बीच वाला मैग्नेट घूमता रहता है। यहाँ पर जो हमने देखा वह इलेक्ट्रिक मोटर का बहुत ही साधारण रूप है। इसे उपयोगी बनाने के लिए हमें इसमें कुछ सुधार करने होंगे। दो साइड मैग्नेट्स को हटाकर ज्यादा पावरफुल कर्व्ड मैग्नेट्स लगाए जा सकते हैं और वायर लपेटे हुए बोल्ट की बजाय हम मेटल लूप का इस्तेमाल करेंगे जिसे आर्मेचर कहते हैं। वायर जोड़िए और हमारा सर्किट कंप्लीट है। इस बार आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को फ्लैट मान सकते हैं जिसका साउथ पोल ऊपर की तरफ है और नॉर्थ पोल नीचे की तरफ। अब आर्मेचर तब तक घूमेगा जब तक कि विपरीत पोल एक दूसरे के सामने नहीं आ जाते हैं। हम चाहे तो पहले की तरह ही वायर के छोरों को बदलकर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का घूमना जारी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठकर इस वायर को स्विच करते रहना बेहद मुश्किल काम है। और इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए हमें आर्मेचर में कुछ जोड़ने की जरूरत है जिसे कम्यूटेटर कहा जाता है। ये एक रिंग है जिसमें दो गैप्स हैं और ये आर्मेचर के साथ घूमेगा। इसमें सर्किट कनेक्ट करने के लिए इसके साइड में दो ब्रशेस जोड़े जाते हैं। जब कम्यूटेटर घूमता है तब जो ब्रशेस इस पर स्लाइड करते हैं हमेशा कांटेक्ट बना रहे इसके लिए स्प्रिंग्स का उपयोग किया जाता है। करंट वायर से ब्रश, ब्रश से कम्यूटेटर रिंग से आर्मेचर और फिर आर्मेचर से कम्यूटेटर रिंग और ब्रश के माध्यम से वापस वायर में फ्लो हो जाता है। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेट घूमेगा तो आर्मेचर और कम्यूटेटर रिंग भी घूमेंगे। इस बार इलेक्ट्रोमैग्नेट जब लगभग इतना घूम लेगा तब ब्रशेस कम्यूटेटर रिंग के दूसरी तरफ स्विच कर लेंगे। याद रखिए दो ब्रशेस हैं और यह चीज दोनों तरफ होगी। कॉन्टैक्ट स्विच होने से पहले करंट इस तरह से फ्लो हो रहा था,
पर जब बुशेस साइड स्विच कर लेंगे तब करंट इस तरह से फ्लो होने लगेगा और जब करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी भी बदल जाएगी और आर्मेचर घूमता रहेगा। असल में कम्यूटेटर रिंग यहाँ पर वही काम कर रहा है जो पहले हम वायर बदल कर रहे थे, पर इस बार यह सब कुछ अपने आप ही कर ले रहा है। जब तक ये बैटरी से जुड़ा हुआ है तब तक ये इसी प्रकार घूमता रहेगा। बैटरी डिस्कनेक्ट कर देने पर इलेक्ट्रोमैग्नेट भी नहीं रहेगा और घूमना भी बंद हो जाएगा। अभी तक हमने आर्मेचर पर बस एक लूप का इस्तेमाल किया है। इसमें मोटर की स्पीड इरेगुलर होती है और इसके अलावा जब ब्रशेस कम्यूटेटर रिंग के टुकड़ों के बीचों बीच होगा तब इस स्थिति में मोटर रुक भी सकता है। इस मुसीबत से बचने के लिए यहाँ पर हम कम्यूटेटर रिंग को और दो भागों में बांटकर और एक लूप जोड़ सकते हैं। शुरुआत में बुशेस इन दो कम्यूटेटर के टुकड़ों के कांटेक्ट में होते हैं जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन कर देते हैं, जिसके कारण यह घूमना शुरू कर देता है। पर जब कम्यूटेटर रिंग घूमकर इस पोजीशन पर आती है तो बुशेस का कांटेक्ट कम्यूटेटर टुकड़े के अगले जोड़े के साथ हो जाता है, जिसका मतलब है पिछला वाला लूप ऑफ हो जाता है और अगला लूप ऑन हो जाता है और अब अगला इलेक्ट्रोमैग्नेट घूमता है। बुशेस फिर से कांटेक्ट बदलते हैं और अगला लूप ऑन हो जाता है। मोटर के घूमने के दौरान यह लगातार होता रहता है और लूप्स एक के बाद एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते रहते हैं और मोटर को घुमाते रहते हैं। कुछ इलेक्ट्रिक मोटर के आर्मेचर में कई लूप्स जोड़े जाते हैं जिससे मोटर स्मूथली चलता रहता है। आर्मेचर के घूमने से जो घूमने वाला बल पैदा होता है उसे टॉर्क कहते हैं। ज्यादा टॉर्क का मतलब है मोटर की ज्यादा स्पीड। मोटर के टॉर्क बढ़ाने के लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे ज्यादा वायर होने से इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादा पावरफुल होता है। उदाहरण के लिए अगर बोल्ट पर ज्यादा वायर लपेटा जाए तो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। आर्मेचर लूप्स भी बहुत सारे वायर से बने होते हैं, जिसका मतलब है मोटर में ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा और मोटर भी ज्यादा स्पीड से घूमेगा। यही कारण है कि अगर आप किसी असली मोटर को खोलकर देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें बहुत सारा वायर लपेटा हुआ होता है। ज्यादा वायर का मतलब है ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसे पावरफुल बनाने का दूसरा तरीका है कि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दी जाए। आइए मोटर से संबंधित और भी कुछ नाम देख लेते हैं। यहाँ पर जो पार्ट्स नहीं घूम रहा है उसे स्टेटर कहते हैं, जो कि इस केस में साइड में लगे दो परमानेंट मैग्नेट्स हैं। ये स्टेटर एक मोटर केस के अंदर फिट होता है और बीच में जो आर्मेचर है उसे रोटर भी कहते हैं। यही वो पार्ट है जो घूमता है। मोटर के बीचों बीच एक शाफ्ट लगा होता है जो मोटर के पीछे से बाहर आता है। इस वीडियो में आपने जो मोटर देखा है वह एक डीसी मोटर है। अगर आपके पास कोई उपकरण है जिसमें मूवमेंट होता है और वो बैटरी से चलता है तो ज्यादा चांसेस हैं कि उसमें डीसी मोटर ही लगा होगा। मोटर चाहे जिस भी प्रकार का हो, लेकिन अधिकांश तरह के मोटर्स रोटेटिंग मोशन बनाते हैं जिसे बाद में उपयोग अनुसार अलग अलग मोशन में बदल दिया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।